तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे लॉकआउट के बारे में और स्ट्राइक के बारे में, मतलब तालाबंदी और हड़ताल। इस वीडियो को पूरा देखें और इसको लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं लॉ एस्पायरेंट्स। दोस्तों, जो हड़ताल है वो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2 क्यों में दिया गया है। उसके अनुसार हड़ताल को डिफाइन किया गया है। मतलब कि हड़ताल क्या होती है। हड़ताल ये होता है कि जो व्यक्तियों का समूह होता है वो किसी भी मतलब की संख्या में, मतलब कि कम हो या ज़्यादा हो, वो डिपेंड नहीं करता, बट डिपेंड ये करता है कि उनकी संख्या हो, मतलब कि व्यक्तियों का एक समूह हो जो वो चलते हुए किसी भी इंडस्ट्री में चलते हुए कार्य को रोक देते हैं, या फिर किसी भी कार्य को करने से इनकार कर देते हैं, या फिर उस कार्य को बंद कर देते हैं, या फिर उस कार्य को आगे बढ़ाने से मना कर देते हैं। और ये इसमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब कि सामान्य समझदारी होती है, इनकी समाज समझ होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें यह भी कहा गया है कि नंबर ऑफ पर्सन्स होने चाहिए कि एक इंडस्ट्री में, मतलब कि बहुत सारे लोग होने चाहिए जो वहाँ पे काम कर रहे हो, जो वर्कर्स हो, उनके द्वारा हड़ताल की जाएगी। क्यों की जाएगी? वो इसलिए करते हैं ताकि जो भी मैनेजमेंट द्वारा उनको कहा गया है, अगर वो उसका काम नहीं करते, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वर्कमैन है, वर्कमैन मैनेजमेंट से कुछ मांगती है या फिर कुछ उम्मीद रखती है कि वो हमें दें, तो उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनसे कि ये हड़ताल जो है उत्पन्न होती है। बट इसमें ये मेन ये है कि ये कहा गया है कि जब मैनेजमेंट वर्कमैन की किसी भी बात को, मतलब कि एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, मतलब कि अगर वर्कमैन कहें, जो काम करते हैं वहाँ पे, वो कहें कि हमें ये चाहिए फैसिलिटी, हमें वो फैसिलिटी चाहिए, हमें ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, जो भी वो मांगे, और मैनेजमेंट मना कर देता है, तब वो अपनी बात मनवाने के लिए, अपना दबाव डालने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए श्रमिक जो होते हैं, मतलब जो वर्कमैन होते हैं, वो समूह में सलाह करके, मतलब आपसी सहमति से हड़ताल करते हैं ताकि वो अपनी बातों को मनवा सके। तो हड़ताल क्या है? हड़ताल मेनली ये है कि किसी भी इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, वो चलते हुए कार्य को, जो वहाँ पे कार्य हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसको रोक देते हैं, या फिर किसी भी काम को करने के लिए मना कर देते हैं मैनेजमेंट को, मतलब कि नियोजक को, मतलब कि जो मालिक है उसको मना कर देते हैं। तो उसे हड़ताल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों इसके एसेंशियल फीचर्स के, मतलब कि आवश्यक तत्व की। तो हड़ताल के लिए सबसे पहले एक चीज़ होनी चाहिए, औद्योगिक संस्थान, मतलब कि एक इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पे हड़ताल की जा सके। ठीक है दोस्तों। दूसरा, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कमैन, मतलब कि वर्कर्स होने चाहिए। तीसरा ये कि जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके बीच में डिस्प्यूट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और चौथा जो है, उसमें ये कहा गया है कि जो भी मैनेजमेंट काम देता है वर्कर्स को, वो उसको रिफ्यूज कर दें, और जो काम कर रहे हैं उसको सस्पेंड कर दे, मतलब कि उस काम को रोक दे, बंद कर दे। ठीक है दोस्तों। और उसमें सामूहिक समझदारी होनी चाहिए, मतलब कि जो काम को बंद कर रहे हैं, जो रोक रहे हैं, जिस बात को मैनेजमेंट कह रही है करने के लिए, उसको मना कर रहे हैं, उसको अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको सामूहिक रूप से, मतलब कि कलेक्टिवली होके, मतलब कि सारे लोगों को सामूहिक रूप से उस काम को रोकना है, उस काम को बंद करना है। और वो जो भी काम बंद करेंगे वो एक कॉन्ट्रैक्ट के विपरीत, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट को अपोज कर रहे होंगे, वो जो भी उनके बीच हुआ हो। तो और जो स्ट्राइक होता है, और स्ट्राइक जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए, मतलब कि हड़ताल अगर करते भी हैं तो लॉफुली होनी चाहिए, अनलॉफुली नहीं होनी चाहिए। और हड़ताल, मतलब कि जो स्ट्राइक है, इसका जो बेसिक एलिमेंट है वो है कॉमन पर्पस और कलेक्टिव कंडक्ट, मतलब कि सामूहिक आचरण। ठीक है, और सामान्य उद्देश्य ये होने चाहिए, तभी आप हड़ताल कर सकते हो, और वो मतलब कि इलीगल हड़ताल नहीं मानी जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप ऑफ स्ट्राइक के बारे में, मतलब कि इसके काइंड के बारे में हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहली स्ट्राइक जो है वो है जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक मतलब क्या होता है दोस्तों? मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो कलेक्टिवली टुगेदर होके किसी भी कार्य को करने से, मतलब किसी भी काम को करने से लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं, मतलब कि हम वो कार्य नहीं करेंगे, वो कार्य बंद कर देते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो मतलब कि नियोजक है, उसके ऊपर वो प्रेशराइज कर सके अपनी बातों को मनवाने के लिए, क्योंकि जब उसको वर्क जो है, वर्कर्स जो हैं, उनको जो मैन पावर नहीं प्रोवाइड की जाएगी, मतलब कि उनकी मैन पावर नहीं मिलेगी उसको, जो नियोजक है, जो एम्प्लॉयर है, तो वो इसकी बात मान लेगा, मतलब कि वर्कर्स की बात मान लेगा मैनेजमेंट। इसलिए ये जो जनरल स्ट्राइक होती है इसलिए की जाती है। इसमें सिंपली क्या होता है, कलेक्टिवली टुगेदर होके जो काम करने वाले हैं वो मना कर देते हैं किसी भी काम को करने के लिए, मतलब जो वर्कर्स होते हैं वो मना कर देते हैं काम करने के लिए, बस। दोस्तों, अब बात करते हैं सिट डाउन स्ट्राइक के बारे में। सिट डाउन स्ट्राइक क्या होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं उपस्थिति में
काम ना करना, मतलब कि जो इंडस्ट्री है उसमें लोग आएंगे, मतलब जो काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी हैं, वर्कमैन, वो आएंगे, बट वो काम नहीं करेंगे, वो वहाँ आके वहीं रहेंगे, आदर से रहेंगे, अंदर रहेंगे। तो वो उपस्थित तो रहेंगे, मतलब कि वहाँ पे प्रेजेंट तो रहेंगे, बट वो कोई मशीनरी नहीं छुएंगे, वो मशीन नहीं चलाएंगे। इसको कोई कोई यंत्र बंद हड़ताल भी कहता है। ठीक है दोस्तों। अब जो तीसरी हड़ताल है वो ये है, जो तीसरी स्ट्राइक है वो है स्लो डाउन स्ट्राइक। मतलब कि स्लो डाउन स्ट्राइक में ये कहा गया है कि लोग आएंगे, वर्कर्स जो होंगे वो आएंगे, वो काम भी करेंगे, बट वो प्रोडक्शन कम कर देंगे। मतलब कि वो इतना धीरे धीरे काम करेंगे कि जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो प्रोडक्शन है, वो पहले जितनी होती थी, मतलब प्रीवियस में जितना भी प्रोडक्शन होता था उससे वो कम हो जाए इस प्रेजेंट में, ताकि वो उसको बता सकें कि ये हड़ताल है एक टाइप की, जिससे कि हम अपनी बात मनवा सके, मतलब जो वर्कर्स हैं वो मैनेजमेंट से अपनी बात मनवा सके। इसलिए वो जो प्रोडक्शन है वो कम कर देते हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, उसको हम स्लो डाउन हड़ताल कहते हैं, मतलब कि स्लो डाउन स्ट्राइक कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सिंपैथी हड़ताल, मतलब कि सहानुभूति की हड़ताल, मतलब कि सिंपैथिक स्ट्राइक। ये क्या होता है? इसमें आप ये समझिए कि दो रीजन है, मतलब कि दो इंडस्ट्रीज हैं, दो अलग अलग स्टेट में या दो अलग अलग जगह पे। तो अगर कोई जो कर्मचारी है वो एक जगह, मतलब एक इंडस्ट्री में हड़ताल कर रहा है, तो जो दूसरे जगह के जो कर्मचारी होंगे, जो वर्कमैन होंगे, वो उनके बिहाफ पे वो भी हड़ताल करेंगे, ताकि वो एक दूसरे को सहानुभूति दे सके, मतलब कि एक दूसरे को सपोर्ट करना। तो वो सिंपैथेटिक हड़ताल होती है। दोस्तों अब बात करते हैं भूख हड़ताल की, हंगर स्ट्राइक की। इसमें ये कहा गया है कि जो वर्कमैन होते हैं, मतलब जो वर्कर्स होते हैं, वो अपने काम को मनवाने के लिए, मतलब कि अपनी जो भी बातें होती हैं उनको मनवाने के लिए, अपनी शर्तों को मनवाने के लिए इसको किया जाता है। वो ये या तो इंडस्ट्री में करते हैं जहाँ वो काम कर रहे होते हैं वहाँ पे करते हैं, नहीं तो ये जो स्ट्राइक होती है वो उस जगह करेंगे जहाँ पे उनका मालिक रहता हो, मतलब कि जो उसका निवास स्थान होगा, जो उसका घर होगा, वहाँ पे वो करेंगे। इसमें दोस्तों जो वर्कर्स होते हैं वो कलेक्टिवली अपना खाना पीना छोड़ के वो एक जगह बैठ जाते हैं, मतलब कि एक जगह खड़े हो जाते हैं, बैठ सकते हैं वहाँ पे वो, मतलब कि अपना खाना बिल्कुल त्याग देंगे, सोएंगे भी वहीं, रहेंगे भी वहीं, और खाना पीना नहीं खाएंगे, ना ही पानी पिएंगे। और जिस चीज़ के लिए वो अपने फुलफिल करवाने के लिए, मतलब कि जो उनकी जो भी शर्तें हैं उनको फुलफिल कराने के लिए प्रेशराइज करते हैं मैनेजमेंट को, कि आप हमारी जो शर्तें हैं उनको पूरी करो, तब तक आप, हम जब तक खाना नहीं खाएंगे तब तक आप जो हमारी शर्त है उनको पूरी नहीं करोगे, मतलब जो भी फुलफिल नहीं करोगे, जो भी हमारी मांगे हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इकोनॉमिक स्ट्राइक के बारे में। इकोनॉमिक स्ट्राइक क्या होती है? इकोनॉमिक स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जब जो वर्कर्स हैं वो अपने ड्यूज़ को लेके, मतलब कि जो इंक्रीमेंट ऑफ वेजेस है, मतलब कि वेजेस को बढ़ाने के लिए, अपने बोनस को बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हैं, या फिर जो हाउस रेंट होते हैं उनको कम करने के लिए करते हैं, मतलब कि और जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है उनको यूज़ करने के लिए, इन सब चीज़ के लिए जो अलाउंस होता है, इन सब चीज़ के लिए जो हड़ताल की जाती है, जो स्ट्राइक की जाती है, उसको इकोनॉमिक स्ट्राइक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अब जब से लास्ट जो हड़ताल है, जो स्ट्राइक है, वो है टोकन स्ट्राइक। मतलब कि टोकन स्ट्राइक को हिंदी में ये कहते हैं सांकेतिक हड़ताल। इसमें ये कहा जाता है दोस्तों कि जो वर्कर्स हैं वो अपनी बात को मनवाने के लिए एक सिंबॉलिक वार्निंग देते हैं, मतलब कि सांकेतिक चेतावनी देते हैं। वो जो एम्प्लॉयर्स को बिल्कुल एक किसी घंटे के लिए, मतलब कि एक फिक्स्ड हावर्स के लिए या फिर फिक्स डे के लिए ऐसा काम करते हैं। वो दिखाते हैं कि आप हमारी बात सुने, मतलब कि वो मैनेजमेंट के सामने एक सिंबॉलिक वार्निंग देते हैं, एक सांकेतिक चेतावनी देते हैं कि जो भी मतलब गलत हो रहा है हमारे साथ, या फिर जो हमारी बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप कार्य करें, मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो हमारा ध्यान रखे, मतलब वर्कर्स का ध्यान रखे और उनकी बातों को सुने, उनसे कांटेक्ट करें, मतलब कि कम्युनिकेशन करें और उनकी बातों को सुन के उनका, मतलब कि जो फुलफिल जो बातें हैं उनको फुलफिल करें, मतलब कि सब कुछ ठीक करें उनके हिसाब से। तो इस स्ट्राइक में वो प्रॉपर स्ट्राइक ना करते हुए केवल कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए, मतलब लिमिटेड पीरियड्स के लिए वो स्ट्राइक करते हैं, वो भी एक वार्निंग के तौर पे कि आप हमारी बातें सुने। तो दोस्तों ये थे इसके काइंड, मतलब कि जो स्ट्राइक है वो कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसी कैसी होती हैं। दोस्तों इसमें एक केस है राम स्वरूप एंड अदर्स वर्सेस रेक्स। इसमें जो इलाहाबाद कोर्ट है उसने ये कहा गया था कि अगर कोई वर्कर्स एब्सेंट रहते हैं, मतलब बहुत सारे कलेक्टिवली एब्सेंट रहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि स्ट्राइक है वो। उन्होंने ये कहा गया था कि एब्सेंट रहने के साथ साथ वो काम करने से मना करते हैं अगर, तो वो स्ट्राइक मानी जाएगी। और उसमें उनकी आपसी सामूहिक सहमति होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सिर्फ सहमति होके
एब्सेंट हो जाए, काम पे ना आए, तो वो एक स्ट्राइक मानी जाएगी नहीं। बट उसमें आप काम करने से मना अगर करते हैं तो वो स्ट्राइक मानी जाएगी। इस केस में ये कहा गया। दोस्तों अब बात करते हैं कॉमन रीजन फॉर स्ट्राइक, मतलब कि जो स्ट्राइक है वो होती क्यों है, वो उत्पन्न क्यों होती है। जैसे कि दोस्तों मैंने अपनी जो पहले की वीडियोस हैं उसमें भी आपको बता रखा है कि जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है किसी के बीच में, मतलब कि किसके बीच में, जो जो एम्प्लॉयर होंगे और जो एम्प्लॉय होंगे, इन दोनों के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, या फिर एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर के बीच में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है, या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो जो डिस्प्यूट होता है वो आगे चल के हड़ताल का रूप ले लेता है अगर वो डिस्प्यूट सेटल डाउन नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये इस चीज़ के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है तो मेरी जो प्रीवियस वीडियो है उसको देखिए, मतलब नीचे मैंने लिंक दे रखा है और ऊपर आई बटन है, आप वहां पे जाके भी मेरे जो प्रीवियस वीडियोस को देख के आराम से समझ सकते हो। तो दोस्तों इसमें जो हड़ताल है वो क्यों होता है, डिस्प्यूट जब होता है किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में, तो हड़ताल का रूप वो ले लेता है आगे चल के। तो जो कंडीशंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है जिसका वो हड़ताल का रूप ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो इसमें इश्यूज होते हैं वो किस किस रिलेटेड होते हैं, मतलब कि जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग कंडीशंस होती हैं, सैलरी होती है, इंसेंटिव होता है, और जो टाइम पेमेंट होता है, वेजेस होता है, इन सब को लेके जो डिस्प्यूट हो सकता है, या फिर रिडक्शन ऑफ सैलरी एंड वेजेस, मतलब कि अगर कोई प्रोडक्शन कम हो रही हो या घाटे में जा रही हो या कुछ भी हो, तो उसमें बिना किसी नोटिस के या फिर बिना किसी वजह के जो सैलरी कम कर देते हैं, वेजेस कम कर देते हैं, या फिर जो लीव्स होती है, हॉलीडेज होती हैं, उनको मना कर देते हैं कि हॉलीडेज़ पे नहीं जाना, कम लीव्स कर देते हैं, या फिर कंपनी पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको चेंज कर देते हैं, जो कि जो एम्प्लॉयर है उनके, जो एम्प्लॉयर है वो चेंज कर देता है, एम्प्लॉयज़ के फेवर में नहीं करते, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग होती है, मतलब कि जो एम्प्लॉयर्स के बीच में कोई प्रॉफिट शेयरिंग हो, या फिर एम्प्लॉय के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग हो, मतलब कोई किसी भी टाइप की प्रॉफिट शेयरिंग हो तो उसमें जो दिक्कत आ जाती है तो डिस्प्यूट हो जाता है, या फिर रिचिटमेंट मतलब कि छटनी कर देते हैं, मतलब कि जो एम्प्लॉय है उनमें से कुछ एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जाता है। ठीक है, जब इन सब चीज़ों के ऊपर जो डिस्प्यूट होता है उसी का रूप ले लेती है हड़ताल। मतलब कि जब आपने कोई काम करवाया अपने, जैसे कि आप सपोज कीजिए कि 8 घंटे काम करवा रहे हैं पर आप पैसे उनको 6 घंटे का ही देते हैं, या फिर एक्स्ट्रा वर्क करवा रहे हैं पर आप उनको पैसे नहीं दे रहे, तो उसमें वर्किंग आवर्स के काम आ जाएगा। वर्किंग कंडीशन कैसी, मतलब कि आप उनको फैसिलिटीज़ नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट एड की फैसिलिटी नहीं दे रहे, कैंटीन वगैरह नहीं है, सेफ्टी नहीं है, तो वर्किंग कंडीशन में आएगा, तो उसमें आपको डिस्प्यूट हो सकता है। या फिर सैलरी और इंसेंटिव होता है, मतलब कि आप सैलरी कम दे रहे हैं, उनके काम से भी कम दे रहे हैं सैलरी, जितना आपने बोला था जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बेस पे सैलरी या इंसेंटिव नहीं दे रहे, या फिर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है और आप ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तब भी आप बोनस नहीं दे रहे, वेजेस नहीं दे रहे, सैलरी जो इंसेंटिव है वो नहीं बढ़ा रहे हो, या फिर किसी वर्कर द्वारा बहुत अच्छे से काम किया है, उसने एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है, तब आप उसको सैलरी नहीं दे रहे, इंसेंटिव नहीं दे रहे। तो इन सब चीज़ों को जो लेके जो भी डिस्प्यूट होता है और उस डिस्प्यूट को जब सेटल नहीं कर पाते, या फिर ये समझ लिए कि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की बात नहीं सुनता, तो ये हड़ताल का रूप ले लेता है, मतलब स्ट्राइक का रूप ले लेता है, ताकि जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की बात सुने और उनसे मतलब कि बातचीत करके उनके जो इश्यूज हैं उसको सेटल करे, और सॉर्ट आउट करके जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करे। इसलिए मतलब इन कंडीशनों की वजह से जो स्ट्राइक होती है वो होती है। दोस्तों इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि जो जो स्ट्राइक है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नहीं है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन दे रखा है कि नहीं रखा। तो दोस्तों इसमें एक केस है, कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। कामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में इसमें ये कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सेटल्ड किया था कि जो स्ट्राइक है फंडामेंटल राइट नहीं है, और उसने ये भी कहा था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैव नो लीगल एंड मॉरल राइट टू गो ऑन स्ट्राइक, मतलब कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं इनको पास कोई लीगल और मॉरल राइट नहीं है स्ट्राइक पे जाने के लिए, इसलिए ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है जो कि स्ट्राइक है। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब बात करते हैं लॉकआउट के बारे में। लॉकआउट क्या होता है, लॉकआउट जो औद्योगिक विवाद अधिनियम है 1947 का, उसमें जो धारा 2 है उसके एल में दे रखे है उसका प्रोविजन, उसकी मीनिंग जो है लॉकआउट को उसमें दे रखी है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लॉकआउट है और जो स्ट्राइक है दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि जो स्ट्राइक है वो एम्प्लॉय द्वारा किया जाता है, मतलब कि जो वहाँ काम कर रहे हैं वर्कर्स उनके द्वारा किया जाता है, बट जो लॉकआउट है ये उनके मालिक द्वारा किया जाता है, मतलब कि एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है, नियोजक द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो लॉकआउट है वो मतलब कि उसको करने का क्या रीज़न है, उस क्या प्रोविज़न है ये मैं आपको बताऊंगा। पहले इसकी मीनिंग बता देता हूँ कि जो लॉकआउट है ये एक टेम्परेरी क्लोजिंग होता है किसकी, वर्क प्लेस की, मतलब कि एम्प्लॉयर्स द्वारा
जहाँ पे वो काम करवा रहा है अपना, उस जगह को वो बंद कर देता है। जो एम्प्लॉय होता है उनको, जो वर्कर्स होता है उनको काम करने से रोक देता है। यह काम वो किसी अनिश्चित काल के लिए करता है, मतलब कि टेम्परेरी पीरियड के लिए करता है। और वो रिफ्यूज़ कर देता है कि काम देने से, मतलब कि जो एम्प्लॉयर है, जो नियोजक है, जो मालिक है, वो काम देने से रोक देता है कि मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता, ये काम को रोक दो, काम बंद कर दो, क्योंकि मैं, ये इंडस्ट्री है, जो काम, ये वर्क प्लेस है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो वो लॉकआउट कहलाएगा। तो दोस्तों, आपको हमेशा एक बात ये याद रखनी है कि जो स्ट्राइक है वो वर्कर्स द्वारा किया जाता है, और जो लॉकआउट है वो एम्प्लॉयर द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तभी आप डिफरेंस आराम से इजीली समझ पाएंगे। अब बात करते हैं इसके एसेंशियल फीचर्स के बारे में। एसेंशियल फीचर्स में क्या है कि सबसे पहले ये कहा गया है कि जो वर्क प्लेस है उसको बंद कर दिया जाता है, वर्कर्स को काम नहीं दिया जाता। और सेकंड पॉइंट में ये कहा गया है कि जो वर्कर्स काम करना भी चाहते हैं, तब भी जो एम्प्लॉयर होता है वो उनको काम देने से मना कर देता है, मतलब किसी ना किसी रीज़न से सस्पेंड कर देता है, जो भी काम होता है वो काम नहीं करवाता। तो ये इसके एसेंशियल फीचर्स हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब पहला हो गया काम बंद करवा देना, मतलब वर्क प्लेस बंद करवा देना। दूसरा होगा काम बंद करवा देना किसी न किसी रीज़न से। और तीसरा ये होगा जो वर्कर्स काम करना चाहते हैं उनको काम ना देना। ये इसके एसेंशियल फीचर्स है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्शन 22 की। सेक्शन 22 में बताया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट, मतलब कि उसमें जो वैलिड जो होंगे लॉकआउट और स्ट्राइक, उनके बारे में बताया गया है। तो उसके कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि अगर ये फुलफिल करते हैं और फुलफिल नहीं करते तो उसके अकॉर्डिंगली वो वैलिड होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में, मतलब कि नो पर्सन एम्प्लॉयड इन ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में है, तो वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। वो उसकी कंडीशन दे रखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहली कंडीशन ये बताई गई है, स्ट्राइक पे जाने के 6 वीक पहले, मतलब 6 वीक्स पहले से, बिफोर स्ट्राइक, मतलब कि स्ट्राइक पे जाने से 6 वीक पहले आपको एम्प्लॉयर को नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप स्ट्राइक जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि 14 दिन के अंदर, जब आपने नोटिस दे दिया है तो 14 दिन के बाद ही आप स्ट्राइक पे जा सकते हैं। मतलब कि ये कैसे कहा जा सकता है कि जो हफ्ते हैं, मतलब 6 हफ्ते के पहले और 14 दिन के बाद, मतलब टोटल बीच में आपका बन जाता है 28 दिन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आप स्ट्राइक कर सकते हैं। तो अगर आप 6 हफ्ते अगर काउंट करते हैं तो ऑलमोस्ट 42 डेज हो जाता है। तो उसके जो आप करना चाहते हैं, जो डेट आपने दी है उसमें नोटिस में कि हम इस डेट को स्ट्राइक करेंगे, तो वो 6 हफ्ते पहले की होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट ये बताया गया है कि इसमें अगर आप जो नोटिस है उसके अंदर आप डेट प्रेस्क्राइब कर, मतलब डेट मेंशन करते हो, तो उसमें जो डेट है उसके एक्सपायर होने से, मतलब कि वो डेट खत्म होने से पहले आपको स्ट्राइक करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने इससे पिछले वाले पॉइंट में ये बताया कि 42 डेज के अंदर और 14 डेज के बाद आप स्ट्राइक कर सकते हो। और जो 14 डेज है और जो 6 वीक्स है, ये आप कहाँ से काउंट करोगे? जिस दिन आपने वो नोटिस दिया है उस दिन से ये काउंट होगा। ठीक है दोस्तों। अब इसमें फोर्थ पॉइंट ये कहा गया है कि अगर किसी कॉन्सुलेशन ऑफिसर के पास वो जो मामला है, वो डिस्प्यूट है, वो पेंडेंसी में, मतलब कि वो कार्यवाही चल रही है, रनिंग में, तो जब तक वो उस जो जो डिस्प्यूट है उसको सेटल्ड नहीं कर देता, मीडिएशन नहीं करवा देता, तब तक आप उस कार्रवाई के अंदर अंदर तो स्ट्राइक नहीं कर सकते। आप कब स्ट्राइक करोगे? जब रिजल्ट आ जाएगा उसके 7 दिन बाद, तब आप स्ट्राइक कर सकते हो, अगर उससे आप खुश नहीं हो तो। बट जब तक मीडिएशन नहीं हो पाता, मीडिएशन नहीं होता, तब तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते, मतलब प्रोसीडिंग चल रही है तब तक आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो जो स्ट्राइक के बारे में बताया गया प्रोहिबिशन, वो किससे बताया गया है? सेक्शन 22 के सब सेक्शन 1 में। अब हम बात करेंगे सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2 के बारे में, जिसमें प्रोहिबिशन किसके बारे में? लॉकआउट के बारे में बताया गया है। तो सेक्शन 22 के जो सब सेक्शन 1 में है उसमें स्ट्राइक बता दिया, और सेक्शन 22 के सब सेक्शन 2 में उसमें बता दिया लॉकआउट के प्रोहिबिशन के बारे में। तो लॉकआउट के प्रोहिबिशन में क्या बोला गया है? इसमें भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के बारे में ही बताया गया है। इसमें क्या बोला गया है? जैसे ऊपर हमने बताया था वैसे ये भी सेम है, बट इसमें क्या हो जाएगा? इसमें लॉकआउट के बारे में बता दिया जाएगा। इसमें लॉकआउट के बारे में बता दिया जाएगा। क्या बता दिया जाएगा? कि अगर आप लॉकआउट कर रहे हो तो 6 वीक से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। इसमें भी वही है। ठीक है, 14 डेज आफ्टर करोगे। और अगर जो लॉकआउट में जो आपने जो नोटिस में डेट मेंशन की हुई है उसके अंदर अंदर आपको करना है, उसका एक्सपायरी तक नहीं करना। और अगर वो जो मामला है वो पेंडेंसी में है कॉन्सुलेशन ऑफिसर के पास, तो उसके कॉन्सुलेशन ऑफिसर के जब प्रोसीडिंग चल रही है तो उसके 7 दिन बाद ही आप कर सकते हो।
जो भी आप कर मतलब लॉकआउट अगर करना है तो ये बताया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसेक्शन 3 की, मतलब 22 सेक्शन की सबसेक्शन 3 की। तो सबसेक्शन 3 में क्या बोला गया है, इसमें यह बताया गया कि अगर जो लॉकआउट है और जो स्ट्राइक है पहले से ही मतलब के अस्तित्व में है, मतलब कि स्ट्राइक हो रखी हो या फिर चल रही हो, तो आपको नोटिस नहीं देना, या फिर लॉकआउट हो रखा हो तो आपको नोटिस नहीं देने। क्योंकि लॉकआउट तभी होगा जब स्ट्राइक नहीं होगी, और स्ट्राइक तभी होगी जब लॉकआउट नहीं होगा। क्योंकि अगर लॉकआउट है मतलब काम बंद है तो आप स्ट्राइक कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्ट्राइक होती है इसलिए ताकि हम काम रोक सके और अपनी बातों को मनवा सके। ठीक है दोस्तों, तो इसमें यही कहा गया है कि अगर लॉकआउट पहले से ही है तो नोटिस देने की जरूरत नहीं है स्ट्राइक की। ठीक है, सबसेक्शन 4 में ये कहा गया है कि जो नोटिस का वो होगा, मतलब कि जो मैनर होगा वो कैसा होगा, जो प्रिस्क्राइब किया गया उसी के हिसाब से होगा वो। ठीक है, सबसेक्शन 1 में जो बताया गया था वही मैनर में प्रिस्क्राइब किया गया है, तो उसी के हिसाब से स्ट्राइक के लिए नोटिस दिया जाएगा। वैसे ही सबसेक्शन 5 में लॉकआउट के लिए मैनर बताया गया, प्रिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, नोटिस का जो भी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्शन 23 की। सेक्शन 23 में जर्नल प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट है, मतलब कि इसमें पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी है और जो जर्नल सर्विसेज होती हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। तो इसमें यह बताया गया कि अगर ऐसा कोई मैटर है, ऐसा कोई डिस्प्यूट है जो कि कंसोलिडेशन बोर्ड के सामने है, पेंडेंसी में पड़ा हुआ है, तो जब तक वो उसको सॉर्ट आउट नहीं करते, सेटलमेंट नहीं कर देता, तब तक कोई भी लॉकआउट और स्ट्राइक नहीं कर सकता। उसके बाद ये है कि अगर सेटलमेंट हो जाती है तो उसके 7 दिन तक प्रोहिबिटेड रहेगा कोई भी जो स्ट्राइक है और लॉकआउट है। ठीक है दोस्तों, अब इसका सेकंड पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि जो प्रोसीडिंग है उसकी जो पेंडेंसी में है, कहाँ पे है, लेबर कोर्ट में, ट्रिब्यूनल्स में, या फिर नेशनल ट्रिब्यूनल के सामने, अगर कोई भी ऐसा मैटर है जो कि पेंडेंसी में है, तो वो प्रोहिबिटेड कब तक होगा, जब तक वो पेंडेंसी में है। और उसके बाद अगर वो अवार्ड मिल जाता है उसको, मतलब डिग्री मिल जाती है, कहाँ से, लेबर कोर्ट से, ट्रिब्यूनल से, या फिर नेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल से मिल जाती है उसको डिग्री अवार्ड, तो उसके 2 महीने तक स्ट्राइक और लॉकआउट दोनों ही प्रोहिबिटेड रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसका थर्ड पॉइंट में ये बताया गया है अगर कोई सेटलमेंट हुई है और अवार्ड है और वो ऑपरेशन में है, मतलब कि वो मतलब चल रहा है, आरंभ है, तो उसकी जो पीरियड होगा उसके अंदर हड़ताल और जो स्ट्राइक लॉकआउट है, मतलब स्ट्राइक और लॉकआउट, वो प्रोहिबिटेड रहेगी। ठीक है अब बात करते हैं सेक्शन 24 की। सेक्शन 24 में कहा गया है कि इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट के बारे में, मतलब कि इलीगल जो स्ट्राइक होती है और जो लॉकआउट होती है उनके बारे में बताया गया। तो इसमें ये कहा गया है मेनली कि जो सेक्शन 22 है, सेक्शन 23 है, इसके अंदर जो भी चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं अगर उनको फॉलो नहीं करते तो वो इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट माना जाएगा। और इसमें यह कहा गया है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है जो आदेश देती है उसको फॉलो नहीं करते तो जो स्ट्राइक और लॉकआउट है उसको इलीगल माना जाएगा। किस में माना जाएगा, 24 में। तो 24 में यही बताया गया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सेक्शन 10 की सबसेक्शन 3 है, या फिर अब ये कह लीजिए कि सेक्शन 10A की सबसेक्शन 4A है, इसके अंदर कोई भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर कोई आदेश दे रही है उसको फॉलो नहीं करते, ठीक है, तो वो इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट माना जाएगा। ठीक है आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और घर पे रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार।